हमारे साथ विकास सर हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिली है, बाकी आगे मेहनत करूंगा सो दैट कि एसडीएम मिल सके। मेंटल ट्रॉमा चल रहा था, फिर रात में 12:10 के आसपास रिजल्ट आया तो मैंने कॉल किया, सेलेक्ट हो गई फाइनली। 46 रैंक आई है असिस्टेंट कमिश्नर में। पूरी फैमिली के लिए रात भर कोई सोया नहीं था, भी इनफैक्ट नहीं सो पाया। पेपर द नेक्स्ट डे था, ऐसे ही दिया, लेकिन मोमेंट बहुत ओवरवेलमिंग। आप कुछ करो चाहे ना करो, PYQ आपके मस्ट वो होनी चाहिए। बुक में सारे जो फैक्ट्स हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना हम सोचते हैं। मेंस में सेम चीज़ें वो रीजन के ऊपर फोकस करते। तो मम्मी डेली 1 से 2 इंटरव्यू यूट्यूब पे देखती थी, फिर वहाँ से वो मेरे से क्वेश्चन पूछती थी कि ये बताओ इसका आंसर क्या है। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे से ज़्यादा मेहनत तो मेरी मम्मी कर रही। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय यूपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। जो 2024 का परिणाम था वो घोषित कर दिया गया है। उसी में हमारे साथ विकास सर हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, कमिश्नर बने हैं अभी सिलेक्ट होकर के यूपीपीसीएस में। तो सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपको बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन लेने के लिए। और सर, सबसे पहले ये बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। सर फील तो अच्छा हो रहा है, फाइनली जो ड्रीम था वो एटलीस्ट वो कंप्लीट हो पाया। जी जी जी। बाकी आगे मतलब अभी एक असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिली है, बाकी आगे मेहनत करूंगा सो दैट कि एसडीएम मिल सके। पेरेंट्स की फीलिंग कैसे थी, मम्मी पापा? क्योंकि हम जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो हम लोग कवर भी किया था, तो पेरेंट्स की फीलिंग क्या थी जब आप सिलेक्ट हो गए? तो सबसे पहले तो सर मैं अभी मेंस चल रहा है तो 2025 का, तो मैं यहाँ पे मेंस दे रहा था। हर दिन था कि हाँ अभी रिजल्ट आने वाला है, तो एक मेंटल ट्रॉमा चल रहा था। फिर रात में 12:10 के आसपास रिजल्ट आया तो मैंने कॉल किया मम्मी से। मम्मी ने कॉल उठाया था तो उनसे बताया मैंने कि मम्मी रिजल्ट आ गया। तो मम्मी पूछे क्या हुआ, तो फिर मम्मी को बताया कि मम्मी सेलेक्ट हो गई फाइनली। 46 रैंक आई है असिस्टेंट कमिश्नर में। तो उसके बाद उनका कुछ टाइम के लिए तो ब्लैंक हो गई, उसके बाद वो इमोशनली ब्रेकआउट कर गई। मतलब उनका स्टार्टिंग से ही सपना था, इनफैक्ट ये उनका सपना था कि हो जाए, लेकिन उस टाइम की कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मम्मी मतलब वो कैरी आउट नहीं कर पाई। तो वो मेरे में अपना मैनिफेस्टेशन देखती हैं कि उनका जो सपना है वो एटलीस्ट मेरे थ्रू पूरा हो। तो वो जो मोमेंट था पूरी फैमिली के लिए, रात भर कोई सोया नहीं था, मैं भी इनफैक्ट नहीं सो पाया। पेपर द नेक्स्ट डे था, ऐसे ही दिया, लेकिन मोमेंट बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। तो वेरी गुड सर। सर, हम लोग शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जो आगे आने वाले अपकमिंग डेज में एग्जाम देना चाहते हैं, प्रीलिम्स को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किन किन पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए और कौन सी वो रणनीति रही है जिसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है? सर प्रीलिम्स के लिए सर 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। द फर्स्ट थिंग कि स्टैटिक पार्ट के लिए जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए मैंने तो मुंडाल सर को फॉलो किया है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। ये जो स्टैंडर्ड बुक है ये आपको इनके आपका हर एक चीज़ पे कमांड होना चाहिए। एक बार जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद फिर आप PYQ जो है, PYQ आप कुछ करो चाहे ना करो, PYQ आपके मस्ट वो होनी चाहिए। अगर आप 2025 इस बार का अगर प्रीलिम्स का पेपर आप देखेंगे तो अराउंड 80 to 90 क्वेश्चन वो PYQ के ही रिपीटेशन थे। बस वो टफ इसलिए हो गया था कि वो क्रोनोलॉजी बेस्ड पे हो गया था। तो सारे फैक्ट्स अगर क्लियर है माइंड में तो फिर वो आसान होंगी। और थर्ड थिंग जो मैं बोलूँगा, मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मॉक टेस्ट से हम चीज़ें वो हमारे लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का काम करती है। हमें पता चलता है कि हमें गलतियाँ हमसे हो कहाँ। जब किताब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हम हर एक फैक्ट पे हर एक इन्फॉर्मेशन को हम रिटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुक में सारे जो फैक्ट्स हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना हम सोचते हैं। तो ये चीज़ हमें पता लगती है मॉक टेस्ट के सॉल्व करने से। तो मॉक टेस्ट जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हम गलती उस पेज में उस टॉपिक में कहाँ कर रहे हैं, कौन सा फैक्ट है जो हम बार बार मिस कर रहे हैं और वो गलती कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, इससे एक वो एप्टीट्यूड, एक माइंड में इंट्यूशन डेवलप होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो है इस पे सॉल्व कैसे करना है। तो सीसैट की क्या स्टडी होनी चाहिए सर? जो बच्चे सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, सीसैट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर CSAT तो अगर सर यूपीपीसीएस को देखें, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो सर मैंने तो कुछ उसकी तैयारी उसकी खास की नहीं थी। फिर भी जो बच्चे हैं, जो भी कंपोनेंट है, अरिथमेटिक वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल है, बाकी जो रीजनिंग है उसमें हिंदी भी आती है, तो इक्वली वेटेज पे थोड़ा थोड़ा हर एक
हर एक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है गो थ्रू कर लें, सो दैट कि इजी क्वेश्चन जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो ना मिस होने पाए। बाकी हर एक पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा देखते चलें। तो हम लोग मेंस पे आते हैं सर। मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट ही सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया। तो हिस्ट्री के लिए आपने कौन से सोर्सेस फॉलो किए, उसके बाद ज्योग्राफी आपने कैसे कवर किया, फिर उसके बाद सोसाइटी आपने कैसे कवर किया, इसको डिटेल से बताइए। जीएस फर्स्ट में सर जो भी सर मैंने प्रीलिम्स जैसे मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स थे, सॉरी जो मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया था उसके लिए, तो उसमें मैंने फैक्चुअल चीज़ों पे नहीं बल्कि उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे ही फोकस किया। जैसे मानते हैं 1857 का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, तो प्रीलिम्स से पूछता है फैक्ट कि वो इवेंट कहाँ हुई, टाइमिंग पूछता है और कौन लीड कर रहा है। मेंस में सेम चीजें वो रीजन के ऊपर फोकस करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो रिवोल्ट हुआ। तो ये सारी जो कंडीशन है या फिर सर्कमस्टांस रीजनिंग हुई, ये स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी सब दी हुई है। तो मैंने वहां से ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव ऊपर से जो उसकी रीजनिंग होती है वो देखा था। बाकी एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक फॉलो की थी और वहां से मैंने आर्ट्स कवर किया था। एंड ज्योग्राफी के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एनसीईआरटी आप उसे स्किप कर ही नहीं सकते। तो एनसीईआरटी से मैंने उसको प्रिपेयर किया था। एंड सोसाइटी के लिए मैंने टॉपिक वाइज चैट जीपीटी करके उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लिया था कि ये कोई भी अर्बनाइजेशन है या रीजनलिज्म कम्युनलिज्म कुछ भी है तो क्या उसके प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये सारा मैंने एक तरीके से मॉडल आंसर्स तैयार कर रखा था। तो मैंने इस तरीके से इसको यूज किया था। तो जीएस पेपर 2 की हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे सर। चाहे पॉलिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे सोशल जस्टिस हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है उसको शेयर करिए। सर GS2 सबसे ये डायनामिक्स है, GS2 एंड GS3। तो इसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है न्यूज़पेपर। अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया है तो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी में जो भी रिसेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी लॉ गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, न्यू बना रही है, तो ये आप इससे टच में होते हो। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो मैं न्यूज़पेपर को बोलूँगा कि न्यूज़पेपर आपको सारी चीज़ें नहीं, एक आपको लेआउट पता होना चाहिए कि कोई भी जो बिल हो रही है उसमें क्या प्रोज कॉन्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जैसे भी यूएस एंड ईरान पे जो वॉर वाली स्ट्रेटजी, वॉर वाली कंडीशन चल रही है, इससे क्या जियो पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे इंडिया अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा। ये सारी जो है एडिटोरियल जो उसमें आते हैं, इनसे ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। पॉलिटी के लिए वही एज यूजुअल लक्ष्मीकांत में जो भी टॉपिक थे उसको यूज करके मैंने मतलब आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया सो दैट कि वो मेरे आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो। एंड सोशल जस्टिस के लिए वही जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन, हेल्थ, ये कितने लेवल पे हैं, इनका एक डेटा मैंने बना लिया था सो दैट कि मैं उसे अपने आंसर्स में नोट कर सकूं। तो इंटरनेशनल रिलेशन को आपने कैसे तैयार किया था? सर इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट थिंग कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है सो दैट कि आप सारे इवेंट से नोन हो। सेकंड थिंग हमारा एक फ्रेमवर्क है कि हमारा हर एक कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, उस पर अगर टेम्पलेट तैयार कर लीजिए कि हमारी उनसे रिलेशन, जैसे यूएस की बात करें तो यूएस की हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा रिलेशन था, फिर 2014 के बाद कैसे वो चेंज हुआ, कैसे हम उस चीज़ को अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो एक टेम्पलेट देख लीजिए एक ओवरऑल माइक्रो डायमेंशन में कि क्या क्या चीज़ें उसमें हमें कवर करनी है, और वो सारे कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान दिया था। तो जीएस पेपर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं सर। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे साइंस हो या इंटरनेट सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, उसकी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है उसको एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर दीजिए। सर GS3 में सर सबसे हाईएस्ट वेटेज तो इकोनॉमी पोर्शन का होता है। तो इकोनॉमी के लिए मैंने सर मृणाल सर का नोट्स मार्केट से उठाया, तो उनसे मैंने उनके नोट्स से पढ़ा था। तो इकोनॉमी वाला पार्ट तो मैंने वहाँ से किया था। बाकी उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी जो भी रिसेंट में गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसके लिए ईयरली कंपाइलेशन आती है। मैंने तो सर विजन की मेंस 365 आती है, मैंने उसको रेफर किया था पूरे GS3 के लिए और GS2 के लिए। अपना करेंट अफेयर्स का एडिशन मैंने वहाँ से इनरिच किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी इंडिया में जितने भी डिजास्टर टाइप्स होते हैं 1 पेजर नोट्स मैंने बनाए थे सो दैट कि जो डिजास्टर जो भी अर्थक्वेक हो चाहे साइक्लोन हो, क्या क्या रीजन्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 पेजर नोट्स में मैंने नोट्स बना के उसे तैयार किया था।
तो सभी टॉपिक्स को आपने वन पेज नोट बना करके उसके बाद आपने उसको मगअप कर लिया था ताकि आगे आप एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पाएं। तो जीएस पेपर 4 की आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है सर? जो इथिक्स का पेपर है उसकी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सर जीएस पेपर 4 सर एक ये एथिक्स का जो पेपर है ये पूरे पेपर को ये आपके सिलेक्शन डिसाइड करता है। सर मैंने तो सर एक पीयूष सर करके हैं उनके नोट्स मैंने फॉलो किए थे जहाँ पे मतलब सारे जो भी टॉपिक्स हैं एथिक्स के अंदर वो उस पे बेसिक डेफिनेशन उन्होंने दिए हैं। बाकी मैंने उसे एडिशन किया था नॉर्मल जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उस पे जो भी ऐसे सिनेरियोज या फिर इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे इंटीग्रिटी ऑनेस्टी का वायलेशन हो रहा है या फिर कोई किसी ने कोई ऐसा स्टेप लिया जिससे कि हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव वे में चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए तो उसको मैं अपने उसी नोट्स में ऐड ऑन करता ज़्यादा था। तो इस तरीके से मैंने एथिक्स का तैयारी किया था। तो सर यूपी के रहने वाले हैं, यूपी बनारस के रहने वाले हैं, यूपी स्पेशल की क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? यूपी स्पेशल की स्टडी शेयर कीजिए। सर यूपी स्पेशल के लिए सर मैंने क्या किया था कि जो भी मेरे पास टाइम कम था तो मैंने जो भी टॉपिक्स थे उस टॉपिक पे मैं गया चैट जीपीटी पे डाला जो भी उस पे बेसिक उसके फ्रेमवर्क थे। मान लीजिए आर्किटेक्चर तो जो भी आर्किटेक्चर यूपी में है चाहे यूनेस्को 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे पास है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, बुद्धिज्म, तो उस पे मैं 1 पेजर नोट जैसे मैंने पहले किया हर एक टॉपिक पे मैं 1 पेजर नोट बनाता गया। और इस पेपर के लिए पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए मैंने एक्सटेंसिवली चैट जीपीटी का यूज किया था। और मार्केट में कुछ कंपाइलेशंस भी थे उससे मैंने रीड करके उस पे वैल्यू एडिशन किया था उससे। तो इंटरव्यू की आपने कैसे तैयारी की थी सर? कहीं मॉक टेस्ट दिया था या नहीं दिया था? सर इंटरव्यू के लिए सर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था और कोई नोन में था भी नहीं तो मैं इसके लिए प्रयागराज आया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे कोचिंग में जाकर मॉक इंटरव्यू दिया था और मॉक इंटरव्यू का मुझे फायदा समझ में आया, मतलब बहुत मिला। जो सिमुलेशन होता है उस इन्वायरमेंट का वो मुझे फील हुआ और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा किया था इंटरव्यू में। बाकी मार्क्स आएगी तो पता चलेगा कितने मार्क्स मिले थे। तो आप तो कमिश्नर साहब बन गए हैं, कौन कौन से वो सुधार हैं सोसाइटी में अपने या फिर अपने यूपी में जो आपको लगते हैं कि ये जरूरी हैं और आप कौन कौन से सुधार करना चाहेंगे आगे चल करके? सर द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं एजुकेशन के ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मैं कुरौता से आता हूँ, ये एक ग्रामीण इलाका है। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बड़ी कमी है वो है सर नॉलेज अनअवेयरनेस की। वहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमें चीज़ों का अप्रोच कैसे करना है। तो एजुकेशन के लिए मैं क्या सोचा हूँ कि जो भी एनजीओ या फिर अदर जो हायर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं हर एक ग्राम पंचायत से लिंक करने की कोशिश करूँगा सो दैट कि जो भी बच्चे हैं उन्हें उनकी करियर काउंसलिंग हो सके और एक उन्हें बेसिक फ्रेमवर्क पता हो कि उन्हें किस वे में अपने करियर की तरफ मूव ऑन करना है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अब तो आप कमिश्नर बन गए हैं, पेरेंट्स के प्रति आपकी क्या फीलिंग है? माता पिता ने क्या किस प्रकार से सपोर्ट किया? उसके बाद फिर उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा करके आगे यूपीपीसीएस या यूपीएससी में सक्सेसफुल करना चाहते हैं? उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर इस पूरे प्रिपरेशन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है। 90% वो सपोर्ट अगर मैं अपनी एनालिसिस से बात करूं तो मेरे लिए 90% वो सपोर्ट मैंने करता है और 10% मेरी प्रिपरेशन। सपोर्ट अगर रहता है तो हमें किसी चीज़ का मेंटल प्रेशर नहीं होता। नॉर्मल आप एजुकेट हो जाते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो तो फिर सोसाइटी देखती है कि हाँ ग्रेजुएशन हो गई तो फिर बच्चों को जॉब करना चाहिए। अगर आप फेल कर रहे हो, मल्टीपल फेल कर रहे हो तो फिर सोसाइटी आप पे क्वेश्चन करने लग जाती है कि क्या कर रहे हो, मतलब बेरोजगार पड़े हुए हो। तो वो सारी जो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है जो आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, ये सिर्फ आपका अगर फैमिली अगर सपोर्टिव है तभी ये चीज़ें आप इनसे ऊपर उठकर फोकस कर पाओगे। तो मेरे केस में सर मेरे घर पे पापा मम्मी के एंड से कोई प्रेशर नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि आप वो है हमारा यहाँ छोटा सा बिजनेस है तो पापा बोले कि अभी हम हैं, आप जब तक तैयारी करना चाहो आप करो, आप इसको लोड ना लो। बाकी जॉब नहीं भी लगी तो कोई इशू नहीं है, आप एक नॉलेज गेन करो सो दैट कि आप एक सोसाइटी के एक बेटर सिटीजन बन पाओ। बाकी जॉब लगना ना लगना वो सेकंड प्रायोरिटी है। तो मैं इस केस में बोलूँगा कि इनफैक्ट मैं अपने पूरे एरिया में सबसे लकी लड़का हूँ जो मुझे स्टार्टिंग से सारी फैसिलिटीज़ मिली जो एक लड़के को चाहिए होती है। तो मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ और मैं उसको वर्ड में तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता उनके ग्रेटिट्यूड को कि उन्होंने क्या मेरे लिए किया है।
तो सर थोड़ा सा बुक्स कौन कौन सी हैं सभी सब्जेक्ट्स की कुछ बुक्स डिस्कस कर दीजिए जो मैंडेटरी हैं, जो पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट्स को, वो आप डिस्कस कर दीजिए। सर मैंने जो फॉलो किया था इस प्रिपरेशन में, तो मैंने GS1 की अगर बात करें तो GS1 में ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT फॉलो की थी। हिस्ट्री के लिए एंसेंट के लिए मैंने NCERT फॉलो की थी। मेडिवल के लिए भी NCERT फॉलो की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक फॉलो की थी। एंड सोसाइटी के लिए मैंने 1 पेजर नोट्स बनाए थे ChatGPT का थ्रू यूज करके। एंड मार्केट में कोचिंग से कंपाइलेशंस आते हैं, उससे वैल्यू एडिशन किया था। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। GS2 की मैं अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए सबसे स्टैंडर्ड सोर्स जो सब मानते हैं लक्ष्मीकांत। एंड गवर्नेंस एंड IR के लिए मैंने 1 पेजर नोट्स बनाए थे जो मैंने आपको बताया। थर्ड चीज जो GS3 में है इकोनॉमी पार्ट, इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे। एंड इथिक्स के लिए मैंने पीयूष सर के कंपाइल्ड नोट्स को फॉलो किया था। इन्वायरमेंट को कहाँ से किया था सर, और साइंस? इन्वायरमेंट के लिए सर मैंने बायोलॉजी के क्लास 12th के जो लास्ट के 4 चैप्टर होते हैं मैंने वो किया था। प्लस उसके बाद जो विजन की सर जो PT आती है, PT 365 प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस की मेंस 365, उसको रेफर किया था सो दैट कि जो भी करंट चेंजेस कंट्री में चल रहे हैं वो मुझे वहाँ से इनपुट मिल सके। इथिक्स के लिए कोई बुक फॉलो की थी सर, या फिर टर्म्स को ही बहुत बढ़िया समझ लिया था उसके बाद अपने शब्दों में लिखा था? एथिक्स के लिए मैंने सर सिलेबस से कीवर्ड्स उठाए हैं, उसको समझा, और वही पीयूष सर के जो नोट्स थे वहां से मैंने उसका वैल्यू एडिशन किया था। तो एथिक्स में सर ज्यादा आपके जो टर्म्स हैं उसके ऊपर उसके एक एक टर्म को आप समझिए एंड आपके एग्जांपल्स अच्छे होने चाहिए जो उस चीज को जस्टिफाई करा पा रहे हैं। बात इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी और करप्शन की आ रही है तो वो जो एग्जांपल्स आप कोट कर रहे हैं वो रेलेवेंस होनी चाहिए, वो उससे जस्टिफाइड होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका अच्छा नंबर आ सकता है इसमें। मेंस में क्या सर लिखते समय आपकी जो इंट्रो हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, उसको आप कैसे फॉलो करते हैं? उसके बाद कौन कौन सी कलम यूज करते हैं, किस कंपनी की कलम यूज करते हैं, ब्लैक ब्लू दोनों यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं, सब क्लियरिफाई करिए सर। सर मेंस में तो सर अगर पेन की बात आता है तो सर पेन मैंने V7 पायलट V7 यूज किया था। एंड सर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं पेन को स्विच कर पाऊँ, तो मैं ब्लू पेन से ही पूरा पेपर लिखता था। सारे पेपर्स को मैंने ब्लू पेन में लिखे हैं। ऐसे भी ब्लू पेन से? ऐसे में भी को भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है। ब्लैक पेन आपने कहीं नहीं यूज किया? ब्लैक पेन मैंने कहीं नहीं यूज किया है। मैंने हर जगह सिर्फ ब्लू पेन ही यूज किया है। और एक पेपर में कितनी वो पायलट V7 जो कह रहे हैं ना यूज करते हैं आप, कितनी वो खत्म हो जाती है पेपर में? पेन 2 पेपर आप लिख पाते हो। एक पेन से 2 पेपर? हाँ 2 पेपर। पूरा नहीं, आप कह सकते हो दूसरा पेन की स्टार्टिंग जरूरत हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% 2 पेपर का आप लिख लोगे एक पेन से। ये इजीली दुकान पे मिल जाती है या फिर कितने की आती है, इसको बच्चों को क्लेरिफाई करिए सर। सर पायलट V7 है, इसमें 2 वैरायटी आती है, एक होती है नॉन ग्रिप, एक होती है ग्रिप वाली। तो अगर आप जैसे मैं ग्रिप वाली यूज करता था तो ग्रिप की पर पेन की कॉस्टिंग 100 रुपये पर पीस है वो। नॉन ग्रिप वाली अराउंड 70 के आसपास आती है। तो ग्रिपिंग से सर होता ये है कि आप 3 घंटे एक दिन में हमें 2 पेपर लिखने होते हैं, तो वो स्मूथली इतना अच्छा चलता है कि हाथ पे प्रेशर उसका कम फील होता है। नॉन ग्रिपिंग वाले पेन से लास्ट में सर प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो लास्ट के 2.5 आवर के बाद का जो टाइम होता है तो उस टाइम में ऐसा फील होता है कि नहीं अब नहीं लिखा जा रहा। तो ग्रिपिंग वाले पेन यूज करने से ये फायदा समझ में आता है कि नहीं, वो जो हाफ आवर जो नॉन ग्रिपिंग पेन यूज करने से है उसको और बेटर ग्रिपिंग वाले पेन यूज करने से कर सकते हैं आप। ये मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। तो सर हम लास्ट में यह जानना चाहेंगे कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं UPPSC की या UPSC की तैयारी करना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सर सेल्फ बिलीफ, पूरे प्रिपरेशन में सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। हर एक, मैं अपनी अगर जर्नी में बोलूँ, हर एक तीसरे चौथे दिन मुझे सेल्फ डाउट होता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतने सारे बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। तो सेल्फ बिलीफ इज द की टू सक्सेस मैं बोलूँगा। और सेकेंड थिंग सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी सर ऐसा नहीं कि आज मन नहीं किया तो नहीं पढ़े, पढ़ना है। होता है किसी दिन हमारी नॉर्मल ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे सब पढ़ते हैं, 7 से 8 घंटे ही करने ही है, 7 से 8 घंटे ही आपको पढ़ने हैं। होता है कभी कभी जब लो फेस होता है तो 3 घंटे 4 घंटे हो जाए, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी से चीजें माइंड में रहती हैं और वो डिसिप्लिन मेंटेन होने से सारे टॉपिक्स कनेक्टेड रहते हैं। एंड एट द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पर्पस।
आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो आपका एक पर्पज होगा, तो वो पर्पज ही आपको पुश करेगा आपको उस लो फेज से मूव ऑन करने के लिए। किस पर्पज से आया? हाँ, किस पर्पज से आए हो। जब आप लो फेज में रहोगे तो वही है 100 रीजन है आपको किसी काम को ना करने के, लेकिन सिर्फ सिंगल रीजन चाहिए होता है आपको करने के लिए, तो पर्पज ही एट द एंड आपको सेल थ्रू कराएगा इस जर्नी से। तो लास्ट में हम जानना चाहेंगे सर कि आप इंग्लिश मीडियम से रहे हैं, क्या मीडियम बाधा है? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या भेदभाव किया जाता है या नहीं किया जाता? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? सर लैंग्वेज मुझे ऐसा फील मीडियम है अपने आंसर्स को लिखने का, एंड इसमें सर कंटेंट की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से बोले तो मोस्ट ऑफ द जो फेमस न्यूज़पेपर्स है, द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस, तो इनके जो एडिटोरियल वाले कंटेंट है हो सकता है शायद हिंदी में अवेलेबल ना हो, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी सर मीडियम मुझे नहीं लगता कि बैरियर है, बाकी जो भी बच्चे जिस भी मोड में कंफर्टेबल है उसमें वो एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कमिश्नर साहब, हमारे साथ आप जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो आप इंटरव्यू के समय हमें कहे थे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा, एक इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर बनिएगा, यंग ऑफिसर हैं आप, हम यही चाहेंगे, हम यही दुआएं देते हैं, यही कामना करते हैं। और आपकी माता जी का भी क्या कहते हैं कि आपको दुआ लगी है, तो माता जी के लिए फाइनल आपका क्या वर्ड रहेगा? हम सुने आप सिंगिंग भी करते हैं या पोएट्री भी कुछ वो करते हैं माता जी के लिए, अगर कुछ हो तो आज तो सुना दीजिए फिर। मेरी हॉबी सर सिंगिंग है, मैं गिटार के साथ सिंगिंग करता हूँ। बाकी सर मम्मी पापा दोनों सर उनका रोल मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा वो परेशान होते थे मेरी चीज़ों को लेकर। आप इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा होता था, मेरे पास से 12 में स्टार्टिंग में 10 से 12 दिन का ही टाइम था जब मेंस का रिजल्ट आया था, तो मम्मी डेली 1 से 2 इंटरव्यू यूट्यूब पे देखती थी, फिर वहां से वो मेरे से क्वेश्चन पूछती थी कि ये बताओ इसका आंसर क्या है, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे से ज्यादा मेहनत तो मेरी मम्मी कर रही है। तो ये सारी चीजें मतलब एट देन मुझे हेल्प की, और फाइनली मम्मी के ब्लेसिंग, पापा की ब्लेसिंग और आप सब लोगों की ब्लेसिंग से मैं सेल थ्रू कर पाया। तो कुछ सिंग करके लास्ट में सुना दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। सर अभी यहाँ पर कुछ भी जो भी हो, पोएट्री पोएम कुछ भी हो। सर मैं ऐसा सोचा था कि इंटरव्यू में अगर मुझे पैनलिस्ट अगर बोलेंगे कि आपका हॉबी सिंगिंग है तो आप कोई गाना गा कर बताइए, तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यूअर्स जो वहाँ पर थे उनके रेफरेंस में मैंने गाना सोचा था। सर गाना सर ऐसे है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। सर यही था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि कमिश्नर साहब हमारे इस बार एसडीएम बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट कि मैं एसडीएम नेक्स्ट अटेम्प्ट में बन पाऊँ। अभी ये वाला मेंस दिया है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है, बाकी लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।